20 जुलाई को सीआईसी में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने विदेशों से भी डेलीगेशन जबलपुर आ रहा है। इसमें ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिजी और यूके के डेलीगेशन शामिल हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि 3,500 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं और अलग अलग चरणों में कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें उद्घाटन सत्र के साथ ही मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा, बायर सेलर मीटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। कलेक्टर के अनुसार सबसे ज़्यादा एग्रो इंडस्ट्री, मिनरल्स और माइनिंग्स में इन्वेस्टर्स रुचि दिखा रहे हैं। जो हमारे पास इनागुरल कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर लगभग 300 हैं। 300 में इस पूरे क्षेत्र के सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण, इस टाइप के लोग शामिल हैं। 418 लोग वो हैं जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की जिन्होंने मंशा जाहिर की है। 10 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं। लोकार्पण भूमि पूजन के 100 लोग हैं जो कि जिनके कार्यक्रम, जिनकी फैक्ट्री चालू होना है या उस तरह का होना है। 50 हमारे स्पीकर्स हैं जो कि अलग सेक्टोरियल सेशन में या 1-to-1 सेशन में बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और सीनियर ऑफिसर्स की संख्या इस भाग लेने में लगभग 100 के आसपास है। कुल मिला के 980 लोगों का पार्टिसिपेशन रखा है। कुछ कम आते, कुछ ज़्यादा आते, तो कुल मिला के 880 के आसपास वो एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 3,570 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 3,000 मध्य प्रदेश से है, बाकी अलग अलग जगह से है। जो रीजन है वो एग्रो का भी सबसे बड़ा रीजन जाना जाता है, खास करके मटर, फल, सब्जी के लिए। तो एक दूसरा रीजन जो बड़ा है, जो हमारे पास एग्री में बड़ा व्यापार करता है, और ऐसे मलेशिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल भी सर अपने वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो हमने पूरा प्रयत्न किया है। और उसके बाद में यूके से डेलीगेशन आ रहा है, फिजी से आ रहा है, कोस्टा रिका से, ऐसा आ रहा है। पूरी जानकारी आपको प्रेस के माध्यम में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो हमने ट्राई किया है कि इसको रीजनल समिट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए, और एक समिट में से एक सफलता मिलनी लगती है। कल हमको पता, 2 दिन के बाद पता चलेगा कि कुछ सफलता मिली है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और डेलीगेट्स के लिए भी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। जबलपुर के कबाड़ खानों में ब्लास्ट होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर आधारताल कंचनपुर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित एलाइड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर राजा चौधरी की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और पूरे घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया आधारताल में गोल बाजार निवासी कपिल जैन और उनके भाई सनिल जैन की एलाइट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज नाम से स्क्रैप गोदाम है, जहां सीओडी से नीलामी में खरीदे गए एम्यूनेशन बॉक्स समेत अग्निशमन यंत्रों को कंप्रेस करने का काम किया जा रहा था। तभी अचानक ब्लास्ट हो गया और गोदाम में काम कर रहा एक मजदूर राजा चौधरी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी मौत हो गई। धमाके के वक्त एक मजदूर यहाँ काम कर रहा था, जिसका नाम राजा चौधरी बताया जा रहा है और लाल माटी का वो रहने वाला है, और वो घायल हुआ। उसे तत्काल यहाँ से अस्पताल लेके गए और अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि रायपुर के एक स्क्रैप कारोबारी ने सीओडी से 2 दिन पूर्व स्क्रैप में एम्यूनेशन बॉक्स और अन्य सामग्री खरीदी थी, जिसे गोदाम मालिक ने उनसे लिया था। एक दिन पहले ही सामग्री गोदाम पहुंची थी, जिसे कर्मचारी अलग अलग करने का कंप्रेस मशीन में कंप्रेस करने का काम कर रहे थे, तभी ये घटना हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने दोनों गोदाम मालिकों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें गोदाम की जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि गोदाम में जो ब्लास्ट हुआ वह किस वस्तु से और किस वजह से हुआ। इस इंफॉर्मेशन में ये था कि जो ये स्क्रैप का वेयर हाउस है, यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है
और उसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल हॉस्पिटल गढ़ा में ले गए हैं और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो सूचना मिलने में पुलिस की टीम्स यहाँ आई हैं और आने के बाद इसको BDDS से चेक कराया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो वेयर हाउस के 2 मालिक हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का प्रिलिमिनरी जो विस्फोट हुआ है वो किस उस पे हुआ? कोई गैस सिलेंडर था या इस तरह? देखिए, अभी प्राइमरी पूछताछ में उनका ये कहना है कि जो COD से स्क्रैप के जो डब्बे रहते हैं, नए जो एम्यूनिशन के जो बॉक्सेस रहते हैं, वो उनके द्वारा परचेज़ किए गए थे और कल ये सामान आया था और रायपुर के एक वेंडर थे, उन्होंने लिया था, उससे इन्होंने लिया था और आज जो है सुबह वो उस पर काम चल रहा था, उस समय ये घटना हुई है। ये 2 भाई हैं, कपिल जैन, सनील जैन, और दोनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर, कितने मजदूर थे, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, अभी प्राइमरली उनसे बात कर रहे हैं तो 8-10 मजदूर सुबह काम कर रहे थे और अभी मजदूर अभी यहाँ कोई है नहीं, तो उनसे अभी पूछताछ करके आगे जो भी सुबह की घटनाक्रम हुआ उसको हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं, एक अभी तक कैजुअल्टी है, घायल होने की भी सूचना नहीं है। वहीं पुलिस को गोदाम की जांच में सैकड़ों एमुनेशन बॉक्स मिले हैं, जिनके संबंध में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस को घटना के समय का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें घटना के बाद मजदूर भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को अपने कब्जे में ले लिया है और घटना से संबंधित हर बिंदु पर पुलिस की जांच जारी है। इधर विस्फोट की जानकारी लगने के बाद सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहानी, IG अनिल सिंह कुशवाहा, DIG TK विद्यार्थी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि जबलपुर में कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इसके पहले आधारताल बाईपास खजरी खिरिया में हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के गोदाम में भी भयंकर विस्फोट हुआ था। यहाँ भी एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। वहीं आज हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लामबंद हुए अतिथि शिक्षक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उनकी मांगों के प्रति शासन उपेक्षित रवैया अपना रहा है, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और अब उन्होंने शासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। तकरीबन 2000 अतिथि शिक्षक हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार भीख मांगते। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम 2000 अतिथि शिक्षक उतरे हैं और हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। आज देख रहे हैं हम इतनी तपती धूप में अतिथि पसीने में तरवितर है। देख रहे हैं दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं और भी बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए अतिथि शिक्षक भाई बहन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है और आर्थिक समस्या के चलते हमारे बहुत सारे अतिथि भाई बहन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और आज भी इसी चिंता में जी रहे हैं, क्या उनका रोजगार सुरक्षित है या नहीं है। ढंग से जी भी नहीं पा रहे हैं और इसलिए आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और मध्य प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे 25 तारीख तक पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल की धरा पर उग्र आंदोलन करेंगे। अतिथि शिक्षकों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने और आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम अपना अधिकार मांगते। कवर्ड नालों के खुले हुए चैम्बर खतरनाक साबित हो रहे हैं। सिविल लाइंस स्थित नाले के ओपन चैम्बर में एक बैल के गिर जाने से सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने सूचना देकर नगर निगम की रेस्क्यू टीम को बुलाया और बैल की जान बचाने की मशक्कत की।
करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बैल को नाले से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। बैल के बाहर निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उपलब्ध होने के पश्चात सभी लोगों ने मिलकर उस बैल को सकुशल, मतलब उसे जरा सी भी चोट नहीं लगने दी। अदरवाइज़ क्या है कि जैसी इसमें रॉडें लगी हुई हैं तो वैसी परिस्थितियों में अगर उसको बाहर खींचा जाता तो उसको चोट भी लग सकती थी, वो घायल भी हो सकता था। तो पहले तो सारी राडों को रस्सी से सभी लोगों ने खींच के इस तरह का शेप दिया कि उससे उसको कोई चोट ना लगे। और उसके बाद नगर निगम की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी यहाँ के स्थानीय जन थे उन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको बैल को सकुशल बिना एक भी चोट नहीं हुई, और बिल्कुल वो निकल कर बड़ा प्रसन्न होकर मतलब चला गया है यहाँ से। ये बात बिल्कुल सही है कि ये वर्तमान में बारिश का मौसम चालू हो चुका है और ये मेन रोड है, वीआईपी रोड है, और यहाँ पर कोई भी चैम्बर खुला नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि इसमें उदासीनता कहें या लापरवाही कहें, क्योंकि अभी तो बैल गिरा है, पूरा वीआईपी रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड रहता है, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कभी कोई फैमिली भी गिर सकती है, कोई इंसान भी गिर सकता है, और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा उसे गंभीर चोट भी आ सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। तो इसमें हम लोग नगर निगम से यही अपेक्षा करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसे बंद करे। नालों के खुले हुए चैम्बर्स को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही आम जनमानस के साथ जानवरों पर भी भारी पड़ रही है, लिहाजा समय रहते सुधार कार्य कराया जाना चाहिए। घमापुर थाना अंतर्गत बीती रात 2 अलग अलग इलाकों में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। घमापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात चांदमारी में रहने वाले यश थोरात के परिजन थाने पहुंचे और उन्होंने बाबू सिंधी और उसके साथी पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। इस घटना की पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी शीतलामाई इलाके में एक कार पर बाइक सवारों द्वारा फायरिंग किए जाने की जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और जब जांच शुरू की तो कार में सवार लकी रैकवार ने बताया कि वो और बाबू सिंधी एक 13वीं के कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 2 युवकों ने कार पर फायरिंग कर दी और भाग खड़े हुए। पुलिस को घटनास्थलों पर कुछ खाली कारतूस भी मिले हैं। पुलिस अब फायरिंग की दोनों घटनाओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि बाबू सिंधी, यश थोरात दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके बीच पुरानी रंजिश है। पुलिस दोनों ही इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और घटनाओं की तस्दीक की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही मामलों में जो साक्ष्य सामने आएंगे और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों घटनाओं की जांच जारी है। जिस घटना पे तस्दीक के लिए स्टाफ भेजा गया था और उसी के कुछ 15-20 मिनट के बाद शीतलामाई के पास से भी ये सूचना मिली कि वहाँ पर भी गोली फायर हुई है, तो वहाँ पर भी मौके पे बल गया और जो गाड़ी पे गोली मारना बता रहे हैं, गाड़ी को थाना लाया गया है। रात्रि में होने के कारण सीसीटीवी कैमरे नहीं देख पाए हैं कि किसके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया है। अभी सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जो आरोपी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लकी आरोपी जो लकी है वो उस कार में बैठा था और कार में जब हमने लकी से कड़ाई से पूछताछ करी तो ये बात पता चली कि उसमें बाबू सिंधी भी बैठा था। ये किसी के 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे थे। पुलिस ने कार को जब्त किया है और फॉरेंसिक टीम से कार की जांच कराने की बात कही है। फिलहाल अभी दोनों ही मामलों को पुलिस ने जांच में लिया है। धनवंतरी नगर स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल प्रबंधन के द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना किए जाने का आरोप अभिभावकों ने लगाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्कूल प्रबंधन की शिकायत लेकर पहुंचे पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने अभी तक फीस की जानकारी नहीं दी है, बल्कि फीस कम नहीं करने की भी बात सामने आ रही है। वहीं स्कूल यूनिफॉर्म की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि इसके अलावा पुस्तकों और कॉपियों की खरीद के लिए धनवंतरी नगर स्थित अनन्या गिफ्ट गैलरी सुनिश्चित की है। हम सभी अभिभावक श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर से आए हुए हैं
वहाँ पर हमारी जो कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार फ़ीस के लिए कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया हुआ है कि सभी को कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार फ़ीस निर्धारित की गई है, उस फ़ीस को वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी हम जब राज्य शासन में हमने अप्लाई किया है, जब तक हमें राज्य से कोई आदेश से नहीं आ जाता राज्य शासन से, तब तक हम ये फ़ीस अप्लाई नहीं कर सकते। कलेक्टर गाइडलाइन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बुक का भी वहाँ पे इशू है, मनमाने रेट पे बुक दी जा रही है वहाँ पे, जैसे कलेक्टर महोदय ने आदेशित किया हुआ है अभी इसमें कि 4 से 5 वेंडरों के पास में बुक उपलब्ध रहनी चाहिए जो भी करें मिनिमम, लेकिन वहाँ पर केवल एक वेंडर निश्चित किया गया है, उसी के यहाँ पे सारी बुक्स मिल रही हैं और वो भी मनमाने दाम पर मिल रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि कलेक्टर ने उनको आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। घमापुर थानांतर्गत पाट बाबा रोड केंद्रीय विद्यालय के समीप 14 जुलाई की रात नैनो कार पर पत्थर से हमला करने वाले 4 आरोपियों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक 17 वर्षीय किशोर भी शामिल है। सभी आरोपी नरसिंह नगर रांझी के रहने वाले हैं। घमापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से चलती नैनो कार पर पत्थर फेंका था, लेकिन पत्थर कार में सवार वृद्ध महिला विराज दुबे को लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और वारदात को अंजाम देने वाले प्रिंस कुशवाहा, ऋतिक घारू, अभिषेक दत्ता सहित 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर 3 आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जबकि नाबालिग किशोर को बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो जो घटनास्थल है, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तो जिसमें 2 वाहन पल्सर और एक्टिवा गाड़ी में संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी बहुत तेज़ी से भागना पाया गया। उन वाहनों को सीसीटीवी कैमरे के द्वारा आगे ट्रेस करते करते आरोपी लोग रांझी के होने पाए गए, जिन्हें कल दिनांक 18/7/24 को पूछताछ हेतु थाना लाया गया, जिनके द्वारा इस उक्त अपराध में अपराध करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी बालिग हैं, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। एक अपचारी बालक है, जिसे बाल न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किए हैं और मामले की विवेचना जारी है। हनुमानताल थाना अंतर्गत मक्का नगर गली नंबर 6 में बुधवार की देर रात 2 युवकों ने 17 वर्षीय अहरुद्दीन नामक किशोर पर चाकू से प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। चाकूबाजी की घटना के बाद परिजन उसे लहूलुहान हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण देर रात इलाज के दौरान अहरुद्दीन की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा अहरुद्दीन घर से बाहर निकलकर खड़ा था, तभी पड़ोस का रहने वाला शाहबुद्दीन उससे विवाद करने लगा और फिर उसके बाद उसने कुछ और लड़कों को बुलाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मक्का नगर 6 नंबर गली, मेरा बेटा बाहर रोजा खोल के बाहर जाके खड़ा था गाड़ी पे। ये निकल के आया, कहता काय भी कैसा खड़ा है, तो उन्हें बोला ये सदाब जिसने मारा चाकू, वो कहता है कि कैसे आके खड़े हो, तो उन्हें बोला खड़े हैं ऐसे ही, बस इतना ही बात हुई और अंदर आ गया हमारा बेटा। फिर इसने और लड़कों को बुला के और चाकू से मारा, इतना मारा कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। 18 साल का है सर। कुछ नहीं सर, इसी साल 10वीं क्लास में पास किया है बस उसने। देर रात मृतक के परिजन FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 युवकों के नाम सामने आए हैं। बताया जाता है कि हमला करने वाले युवकों की मृतक और उसके परिवार से पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल थाना हनुमानताल क्षेत्र में एक नाबालिग की 2 व्यक्तियों सादाब और नौसाद मंसूरी ने पुराने रंजिश को लेकर उसकी हत्या कर दी थी। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और थाना हनुमानताल में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और मामले में अभी विवेचना की जा रही है। इनके बीच कुछ पुरानी रंजिश की बात को लेकर विवाद होना पाया गया है। ये घर के सामने बैठा हुआ था, तो दोनों आरोपी आकर इसके साथ इस तरह की घटना किए हैं।
पुलिस ने देर रात घटना को अंजाम देने वाले युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना की जांच की जा रही है। लाला लाजपत राय वार्ड रांझी मोहनिया में नगर निगम द्वारा कराए गए पौधारोपण को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पौधारोपण स्थल पर पहुंचे पार्षदों का कहना है कि पौधों की सुरक्षा के इंतजाम लचर हैं, फेंसिंग टूट गई है, पौधे सूख गए हैं, पूरा अभियान महज दिखावा बनकर रह गया है। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि पौधों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आप ये स्थिति देखिए, अभी 10 से 12 दिन ही हुए हैं पौधे लगाए हुए। दर्जनों पौधे जो हमने आपके माध्यम से दिखाए हैं पूरे सूख चुके हैं या सूखे ही लगाए होंगे, डंठल लगाई थी। यही पौधे रोपण जो है, हम लोग यही बोल रहे थे, आप जो पौधे लगाने की बात कर रहे हैं कि हम 1 लाख पौधे लगा रहे हैं और हमारा भविष्य में 11 लाख और पौधे लगाने की योजना अक्टूबर के बाद से। जब बारिश में पौधे सुरक्षित नहीं हो पा रहे तो अक्टूबर के बाद से जब बारिश नहीं होगी तब पौधे कैसे सुरक्षित रहेंगे। 1 लाख पौधों के ही क्रमानुसार ये 1100 पौधे लगाए गए। आपके सामने है, मीडिया बंधुओं के सामने, पूरी यहाँ जनता भी देख रही है मीडिया के माध्यम से, पूरी जाली टूटी पड़ी है। ये भ्रष्टाचार है नगर निगम का। और मैं तो कहता हूँ कि ये जाली भी नगर निगम की द्वारा हटाई गई होगी कि आज यहाँ लगाई है, 15 दिन बाद इसी का बिल निकाल के दूसरी जगह लगा दी जाएगी, जो नगर निगम की कार्य पद्धति पिछले 1-1.5 सालों से चल रही है। पौधा को संरक्षित करने का और गणना करने का, उसकी टैगिंग करने का सबसे पहले सवाल आता है। ये तीनों चीजें कहीं भी दृष्टिगत नहीं हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ शून्य बटे सन्नाटा है। यहाँ पर ना जालियों को व्यवस्थित रखा जा रहा है, ना उनको संरक्षित करने की व्यवस्था है, ना उनकी वाटरिंग की जा रही है। अब पौधा बचेगा तो कैसे बचेगा। पार्षदों का कहना है कि संख्या पूरी करने के लिए दिखावा ना किया जाए, इससे सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी, मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। सिविक सेंटर स्थित शंकराचार्य मठ मां बगलामुखी पीठ के पुजारी ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि द्वय शंकराचार्यों के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज का चातुर्मास शंकराचार्य मठ में होगा। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजन अर्चन का क्रम लगातार चलेगा। देश भर से भक्तगण शामिल होने जबलपुर आएंगे। चातुर्मास का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा से होगा और इस चतुर्मास के कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, क्योंकि भगवान शिव की उपासना, शिव महापुराण और लक्षार्चन आदि और भी भगवती के जो भी अनुष्ठान हैं वहाँ पर संपन्न होंगे। कथाएं होंगी और पुराणों की कथाएं, पुराण पूजन होंगे। तो जो चतुर्मास के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं वहाँ संपन्न होंगी। इससे सभी लोग लाभान्वित हों। टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन को बेचे जाने की खबर आग की तरह फैल गई है और इस भूमि को बेचे जाने के विरोध में पर्यावरण प्रेमी एवं विभिन्न संगठनों के लोग लामबंद हो गए हैं। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने भी जिला मुख्यालय पहुंचकर संचार मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। मंच के सदस्यों ने बताया कि टेलीकॉम फैक्ट्री की भूमि पर हरे भरे वृक्ष लगे हैं और यदि जमीन बिक गई तो इन वृक्षों का कत्लेआम होगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। लिहाजा इस भूमि को ना बेचा जाए। संगठन ने स्पष्ट कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले को वो एनजीटी में भी याचिका दायर कर सकते हैं। आज हमारे द्वारा संचार मंत्री, इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय और एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक ज्ञापन दिया है जॉइंट कलेक्टर के माध्यम से। ये मांग की है कि जो टेलीकॉम फैक्ट्री लगातार अपनी ज़मीनें बेच रही है, उसी तारतम्य में नगर रानीताल स्थित जो 70 एकड़ ज़मीन है जिसमें हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं, उसका भी टेंडर होने का सुन रहे हैं। उसको रुकवाने के लिए इन पेड़ों को ना काटा जाए, इसका आवेदन हमने आज यहाँ दिया है। और यह भी मांग की है कि उस क्षेत्र में जो लगभग 70 एकड़ में पूरा वन बना हुआ है, वहाँ पर ढेरों हज़ारों पेड़ हैं, उसको नगर वन में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की आई है और उसमें हर अपने अपने विभागों को उसमें सहयोग देना है। अगर उन्होंने हमारी इस मांग को नहीं माना और वहाँ पे पेड़ काटने के लिए या उस जगह को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए टेंडर निकाला, तो हम समस्त मामले को लेकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में याचिका दायर करेंगे। वहाँ पर हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं
जो शहर के लिए एक ऑक्सीजन जोन का काम करता है, इनको नहीं काटा जाए, इसके लिए आज हम एक ज्ञापन देने आए थे। अगर इस पर कोई जल्द से जल्द ये क्लियर नहीं किया गया कि इनको नहीं काटा जाएगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपना एक याचिका दायर करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पूर्व जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि संभागीय स्तर पर उद्योग संवर्धन समिति बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को होना चाहिए, ताकि अगले कई वर्षों के लिए औद्योगिक मास्टर प्लान बनाया जा सके। चैम्बर के सदस्यों का कहना है कि सरकार की कई पुरानी घोषणाएं अधूरी हैं, इसलिए उद्योगों का विकास कमज़ोर है। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। तो हम लोगों का पहला प्रस्ताव है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्हें यहाँ पे एक संभागीय स्तर पर उनको जबलपुर के अंदर एक उद्योग संवर्धन समिति बनाना चाहिए मध्य महाकौशल एरिया के लिए, महाकौशल औद्योगिक, और उस समिति का अध्यक्ष स्वयं को बनना चाहिए और प्रभारी मंत्री जो जबलपुर के हैं उनको उसको बनाना चाहिए, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, कमिश्नर जबलपुर का उसको सीओ बनाना चाहिए। अगर ये कमेटी बन जाएगी और हर 6 महीने में एक बार बैठक करने लगेगी तो जितनी समस्याएं हैं, जितनी घोषणाएं हैं, जितने हम सपने दिखाते हैं, जितने हम वादे करते हैं, वो पूर्ण करने के लिए हमको एक संस्था मिल जाएगी। आप उसको इस संस्था बनाइए, आप 20 साल का मास्टर प्लान बनाइए, जबलपुर को औद्योगिक मास्टर प्लान बनाइए। आज तक किसी भी शहर में मध्य प्रदेश के औद्योगिक मास्टर प्लान नहीं बना है। आप जब औद्योगिक मास्टर प्लान बनाते हैं तो मतलब एक स्थिर व्यवस्था लाते हैं कि इस तरह इस समय किसी शहर के अंदर विकास होगा। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। जबलपुर में नवीन उद्योगों की स्थापना की बड़ी संभावना है। चैम्बर को भी इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बेहद उम्मीदें हैं। गौर चौकी अंतर्गत चारघाट पिपरिया में नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक डूब गया। युवक के डूबने की खबर मिलने के बाद होमगार्ड जवानों की टीम मौके पर रेस्क्यू करने पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद शव को तलाश कर नदी से बाहर निकाला गया। होमगार्ड कमांडेंट नीरज सिंह ठाकुर के अनुसार ग्राम पिपरिया का रहने वाला 18 वर्षीय पवन उर्फ पप्पू लाल सुबह 8 बजे नर्मदा नदी में मछली पकड़ने गया था। उसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गया और सूचना मिलने पर होमगार्ड एवं SDRF की टीम भेजी गई, जिसमें सुरेंद्र, मोदित रजक, सुनील, पतिराम और श्यामलाल शामिल थे। उनके द्वारा रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया और पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।